अकबर महान था या शैतान था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में इनका जन्म हुआ। ये हुमायूं के पुत्र थे, जहांगीर के पिता थे, तीसरे शासक, सबसे सफल शासक रहे पूरे मुगल एम्पायर इस सारे शासनकाल के दौरान। बचपन में इनके पिता इनके साथ नहीं रह पाए थे, माँ भी इनके साथ नहीं थी, जिसके कारण ये काफी कठिनाइयां महसूस करी, पर वो स्कार, वो दाग, वो धब्बे इनके जीवन में नहीं दिखाई पड़े। बड़े ही फियरलेस, पावरफुल, मिलिट्री एक्सपर्ट के एक वॉरियर के रूप में ये बड़े हुए। वैसे तो बचपन से ये अनपढ़ थे, लेकिन बड़ी लाइब्रेरी 24,000 किताबों की इन्होंने अपने पास रख रखी थी। इनका मानना था मुझको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं उस काम पे फोकस करूंगा जिस काम पे कोई फोकस नहीं कर पाता। पढ़ाने के लिए इन्होंने लोग अपने पास रखे जो रोज शाम को किताबें खोल खोल के इन्हें कई किताबें पढ़ाते रहे। लगभग 24,000 किताबें डाइवर्स सब्जेक्ट पे इन्होंने पढ़ डाली और अपने शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा विभिन्न हिस्सों को उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ जीत के दिखाया। शुरुआत इन्होंने राजपूतों के राजस्थान आमेर से करी। आमेर के राजा को तो ये बिना लड़े ही जीत गए और बाद में तो आपको पता ही है, आमेर के राजा जो थे उसकी पुत्री जोधाबाई से इनका विवाह भी हो गया। मैट्रिमोनियल अलायंस बिल्ड करने में बड़े तेज थे। और आमेर जीतने के बाद जो आज का जयपुर है ना राजस्थान में, इनकी पूरी नजर राजस्थान और गुजरात पे थी, क्योंकि वो व्यापार मार्ग से, राजस्थान गुजरात समुद्र से व्यापार मार्ग को बिल्ड करता था, इंटरनेशनल अलायंसेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। तो ये सोचे कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण चित्तौड़ है और सबसे पावरफुल भी। अब उस समय भी हमारे राजपूत बड़े पावरफुल हुआ करते थे। चित्तौड़ को जीतना सबसे मुश्किल इनको लगा कि वो हब है, बाकी सारे स्पोक अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे पहिए का हब होता है चक्का, उसके आसपास सारे स्पोक। तो ये सोचे कि चित्तौड़ को जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजा मान सिंह जो आमेर जयपुर के थे, उनको साथ में लेकर के 30,000 लोग मारे गए। उस समय बड़ा भयंकर युद्ध हुआ चित्तौड़ का। युद्ध अकबर जीत गया। हुआ क्या, रणथंभौर जल्दी से हार मान गया और तुरंत सरेंडर कर गया। जैसलमेर जल्दी से हार मान गया, तुरंत सरेंडर कर गया। इस तरह करते करते सारे राजपूत अब इनके साथ जुड़ते चले गए। ये मैट्रिमोनियल अलायंस जरूर कर लेते थे उनके साथ, उनको अपने परिवार का हिस्सा बना लेते थे, उनकी रियासतें उनको वापस दे देते थे। बोलते थे कि मैं इससे तुमसे टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करूंगा और तुमको फ्रीडम दे रहा हूं, तुम अपनी रियासत दोबारा चलाओ। इससे जो है ना लोगों में विश्वास आपस में बढ़ा। और इनफैक्ट मान सिंह वगैरह तो उनका परिवार तो उनके साथ इनके राजमहल में आकर के इनके जो नवरत्न थे उसमें आकर के जुड़ गए। अकबर बहुत मास्टरमाइंड था, इसने राजपूतों को ही आपस में लड़वा दिया। राजपूत से लड़ने लगे। इसने राजा मान सिंह जिसको अपने साथ में कर रखा था, राजा मान सिंह से महाराणा उदय सिंह को लड़वाया, राजा मान सिंह से महाराणा प्रताप को लड़वाया। ये पूरा राजस्थान तो जीत गया था, लेकिन छोटी सी एक रियासत मेवाड़, मारो मेवाड़ी सरदार जिस पे दोधारी तलवार राणा, महाराणा प्रताप का वीडियो आपने देखा होगा। इसने भारत के उस समय के नॉर्थ वेस्ट सेक्शन को पूरा कंट्रोल में कर लिया। कश्मीर से काबुल से कांधार तक और उससे पहले का जो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, वो नॉर्थ वेस्ट सेक्शन को उसने बड़ा मजबूत बनाया। ये शुरू से जानता था जब भी अटैक होगा भारत पे, ये सेंट्रल एशिया से होगा। सेंट्रल एशिया समझते हैं ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब अफगानिस्तान, यहीं से सारा अटैक आता है। देखते हैं आप हमेशा पंजाब के लोग फियरफुल हैं, हरियाणा के लोग बड़े पावरफुल होते हैं। आप उस तरह पाकिस्तान में जाएं, लोग बड़े लड़ाकू होते हैं। उसका कारण है जो नॉर्थ वेस्ट है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ऊपर का सारा सेक्शन, ये लोगों पे बार बार इन्वेजन हुआ, इन्हीं के ऊपर बार बार आक्रमण किए गए। साउथ की द्रविड़ स्टेट चारों, इनके पढ़ाई में अच्छी इसलिए इनको कोई तंग करने ही नहीं आया, इनके पास कोई पहुंचा ही नहीं। जब भी अटैक होते थे भारत पे, ऊपर से होते थे। अकबर को यह बात समझ आ गई, पूरा नॉर्थ वेस्ट उसने अपने समय पे कंट्रोल कर लिया ताकि भारत के बाकी हिस्से को संभालने में उसको दिक्कत ना आए। अकबर के अगर थोड़ा शुरुआती जीवन पे चले तो अकबर के पास उनका माइंड इमोशनल भी था, एनालिटिकल भी था। किताबें जरा सुनने से दोनों प्रकार के माइंड को डेवलप किया, जानते थे कब किसका इस्तेमाल करना है। एक कहानी, जब ये आगरा में बचपन में रहा करते थे तो बैराम खान इनका प्रमुख सेनापति था, उसके संरक्षण में रहते थे। बैराम खान का इनकी शुरुआती सफलता में बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो बैराम खान के साथ ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे बैराम खान में कुछ अकड़ आने के कारण, कुछ डिस्टर्बेंस होने के कारण वो अकबर के खिलाफ थोड़ा थोड़ा रिवोल्ट करने लगे। अच्छा, अकबर उस समय 18 साल के होने वाले थे, छोटे थे, लेकिन ये जानते थे कि यहां पे मैं आगरा में बैठ के अगर बैराम खान के खिलाफ कुछ भी करूंगा तो मारा जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने ना चुपचाप जाके बैराम खान को बोला कि भाई मैं शिकार करने जा रहा हूं, और आगरा से शिकार करने के बहाने दिल्ली आ गए। और दिल्ली आके इन्होंने अनाउंस कर दिया, फरमान जारी कर दिया कि मैं ही शासक हूं, बैराम खान का कोई रोल नहीं रहा। अब बेचारा बैराम खान जैसी तैयारी करा युद्ध करने की, अकबर ने उसको तुरंत दबा दिया और बैराम खान ने जल्दी हार भी मान ली। वो अकबर को मारना भी नहीं चाहता था। इससे इनकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता 18 साल की उम्र में पता लग जाती है कि रिएक्ट नहीं किया उन्होंने। आगरा में आकर के, दिल्ली में आके ध्यानपूर्वक सोच समझ के रिस्पॉन्ड किया। आगे भी
इनकी कई आदतें थी कि अपने शत्रुओं को माफ करके उनको अपना मित्र बना लेते थे। कमजोर शत्रुओं को अपने खिलाफ बनाए रखने से अच्छा है उनको एक पावरफुल मित्र क्यों ना बना दे। बाज बहादुर जो कि मालवा का शासक था, उससे लड़ने के लिए उन्होंने आदम खान को भेजा। आदम खान ने जाके बाज बहादुर को उखाड़ दिया और वहां जाके शासन करने लगा। लेकिन आदम खान का स्टाइल तो वही था ना, अफगानी तुर्की स्टाइल, जाके औरतों की इज्जत लूट लेना, उनको तंग करना। तो ये अकबर वापस आया। अकबर ने वापस आके आदम खान को हटाया और वहां से एक बड़ा लेसन लिया, क्यों ना कुछ ऐसा करूं जो मेरे लिए स्केलेबल हो, कुछ ऐसा करता हूं जिससे पूरे भारत में मेरे पे विश्वास बिल्ड हो। आदम खान को बोला तू वापस आ जा, तू चुप कर। बाज बहादुर को बोला इधर आओ, आप मेरी बात सुनो, आप हार गए कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी रियासत वापस करता हूं, लेकिन आपको अपनी रियासत में फ्रीडम तो मिलेगी पर आपको टैक्स देना होगा मुझे। आप मेरे अंडर रहेंगे, मेरे कंट्रोल में रहेंगे और मैं आपको सिपाही अपने लिए तैयार करने के लिए हमेशा ट्रेन करता रहूंगा। जब भी युद्ध होगा आपको मेरे सपोर्ट में आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मनसबदारी। आगे इन्होंने मनसबदार भी बनाए। अकबर शुरू से बड़ा चतुर था, वो जानता था कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्केलेबल मॉडल को बिल्ड करने के लिए मुझे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एफिशिएंसी के लिए मनसबदार तैयार करने पड़ेंगे देश भर में, जो मेरे लिए मैन पावर, बढ़िया पावरफुल घोड़े जो कि तुर्की, इराकी, अफगानी घोड़े हों और बढ़िया शक्तिशाली हाथी, वो प्रिपेयर करके रखेंगे। इनको मैं पे करूंगा। अच्छा, ये बनेंगे कहां से? इसके लिए उसने बड़ा ऑडिट सिस्टम बनाया। ऐसा नहीं किसी को भी मनसबदार बना दे, तो उसका ऑडिट करता था। उससे पहले इनकम एक्सपेंडिचर जो उनका रेवेन्यू का जो हेड था, वो पहले एक रिकमेंडेशन लेके आएगा, फिर मिलिट्री हेड रिकमेंडेशन लेके आएगा, 2 बार चेक एंड बैलेंस हो गया, फिर फाइनली अकबर उसको अप्रूव कर देगा, हाँ जी ये मेरा मनसबदार है। तो ये मनसबदार उसको स्केलेबल मॉडल में दिल्ली में बैठे बैठे, आगरा में बैठे बैठे देश भर में टीम तैयार करने के लिए बड़ा हेल्प करता था। देखिए, ये इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस। आप अकेले नहीं बढ़ सकते। स्केलेबल मॉडल के लिए हाई परफॉर्मेंस टीम ऐसे ही तैयार होगी। ये हिंदुस्तानियों को दोस्त बनाता था। ये कहता था विदेशियों को पहले बाहर से लेकर के आऊं और यहीं पे अपने झगड़ों में लगा रहा हूं, फायदा नहीं है। ऐसा कुछ करो कि यहीं के लोग मेरे सारे दोस्त हो जाएं और विदेशी आक्रांता ना आए, मैं पूरे देश को कंट्रोल कर लूं। इस प्रोसेस को और शक्तिशाली बनाने के लिए इसने आमेर की जोधाबाई के बाद बीकानेर की राजकुमारी से विवाह किया। उसके बाद जैसलमेर की भी राजकुमारी से इसने विवाह किया। इससे मैट्रिमोनियल अलायंस और मजबूत हो गए। राजपूत इनके साथ और लॉयल हो गए और इन्होंने भी रिश्ता बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं कि पहले जैसे होता था कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुसलमान बना दें। ये क्या करते थे, उनको अपना हिंदू मंदिर भी बना के देते थे अपने ही राजमहल के अंदर। उनको अपने धर्म कन्वर्जन पे फोर्स नहीं किया करते थे। तब भी आप जानते हैं ना, उनके लिए मंदिर हुआ करते थे। आपने जोधाबाई मूवी देखी। ये इसके कारण, रिश्ते मजबूत होने के कारण इनको उनके लिए फैलना आसान हो गया था। अकबर की स्ट्रैटेजी से आपको बड़ा फायदा होगा। पहले तो ये सामने वाले को युद्ध में जीतता था, उसके बाद उसका दिल जीत लेता था। कहता था युद्ध में तुमको हरा दिया, अब तुम्हारा दिल जीत लेता हूं, तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, मेरे साथ आ जाओ। तो ये उस समय गुजरात पहुंचा। अहमदाबाद के बाद, अहमदाबाद इसके लिए जीतना आसान था, लेकिन वहां पे सूरत, बड़ौदा, भरूच, वहां मिर्जा लोगों का कब्जा था। इसने राजा मान सिंह के साथ में मिलकर मिर्जाओं को खदेड़ा, उनको हरा करके वो रियासत को अपना बनाया और वापस आया। उनको बोला चलो ठीक है, कोशिश करते, तुम संभाल के देखो। जब ये अकबर दिल्ली जब पहुंचा, आगरा पहुंचा, तो वहां मिर्जा लोग फिर से अकड़ गए। बोले कोई अकबर नहीं है जी, ओए हम ही देखेंगे, यहाँ पे हम ही मालिक हैं। ये फिर रिवोल्ट मार गए। अच्छा, ये जानते थे कि अकबर आगरा से आएगा, उसको 60 दिन लगेंगे, 2 महीने का समय लगेगा। तो ये इतने में ये लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। इनको मालूम नहीं अकबर अनएक्सपेक्टेड, स्विफ्ट, बहुत तेज अटैक करता था। 60 दिन के रास्ते को अकबर ने फिर से 11 दिन में ट्रैवल किया। 3000 की सेना लेके आया, वो 20,000 थे और 3000 ने अनएक्सपेक्टेड ऐसा अटैक किया, मिर्जा लोगों को खदेड़ के फिर खत्म कर दिया। अच्छा, इनके जो बचे हुए शत्रु थे वो मिलके प्लान करके अटैक करते थे। वहां पे उज़्बेकी लोगों का कब्जा था जौनपुर से बिहार और उड़ीसा की तरफ, तो उन्होंने यहां से अटैक किया और मिर्जा लोग जो लाहौर में थे, वेस्टर्न, देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों अटैक साथ साथ होने शुरू हुए और सबने सोचा कि अब अकबर बेचारा फंस जाएगा। लेकिन अकबर की स्पीड के बारे में नहीं जाना। अकबर फास्ट मूवर था। अकबर जौनपुर आया, यहां अटैक किया, इनको पीटा, अचानक भाग के लाहौर पहुंचा, लाहौर जाके उसको पीटा, फिर भाग के यहां आ गया। वो इतना तेज ट्रैवल लोग सोच नहीं सकते थे। अकबर ने टीम ही ऐसी तैयार करी। इसीलिए मैंने बताया ना शुरू में मनसबदार, वो मनसबदार में ये कहते थे घोड़ा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, मुझे ये अफगानी, इराकी, तुर्की शक्तिशाली घोड़े चाहिए और हर आदमी पे 2 घोड़े चाहिए, एक खाली भागेगा और एक पे बैठ के भागेंगे, ताकि जो थक जाए उसके ऊपर बैठ जाए। इससे इसकी स्पीड बनती थी। इसकी स्पीड को लोग टॉलरेट नहीं कर पाए और ये पूरे भारत को कब्जा कर गया। अच्छा, ये जो इनकी इंक्लूसिव ग्रोथ, इसके कारण उन्होंने दिल जीत लिया। और दूसरी तरफ औरंगजेब, हाँ, ये एक्चुअली ना पूरे मुगल एम्पायर के अंदर अकबर को हमेशा हीरो बोला जाता है और औरंगजेब वो तो विलेन है।
अकबर ने अपने पिता के लिए हुमायूं टॉम बना दिया और औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया। राजा बनने के लिए अपने भाई की हत्या कर दी। उधर अकबर ने एक्चुअली पिलग्रिमेज टैक्स हटा दिया कि आपको गंगा में स्नान करने के लिए टैक्स नहीं देना। औरंगजेब ने फिर से पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया, गंगा में स्नान करने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसने जजिया हटा दिया। जजिया क्या होता है? किसी भी नॉन मुस्लिम को शरिया में बताया गया है कि उससे आप टैक्स ले लो। इसने जजिया फिर से लगा दिया। अकबर टोल टैक्स सबसे यूनिफॉर्म लेता था कि किसी भी कोई टोल टैक्स कौन सा होता है, कोई व्यापारी जा रहा है गुड्स एंड सर्विस लेके तो उसे टोल टैक्स लेते हैं। लेकिन औरंगजेब क्या बोला? अगर आप मुसलमान हैं तो 2.5% टैक्स दो और अगर आप हिंदू हैं तो 5% टैक्स दो। अकबर के शासन में आपको खुश रहने के लिए, सफल होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। लेकिन औरंगजेब, अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो मैं तो आपको मार दूंगा, आपके मंदिर तोड़ दूंगा, आपको खत्म कर दूंगा। औरंगजेब एक पक्का विलेन, जिसको ना हिंदू पसंद करेगा, ना मुसलमान, ना किसी प्रकार का कोई देश, ना कोई जात, ना कोई धर्म। अकबर महान था या शैतान था, यह निर्णय आप ले लीजिए। पर उसने सामाजिक रेवोल्यूशन, कई सारे सोशल रिफॉर्म्स लेकर के आया। पहली बार उसने बाल विवाह बंद कराए, उसने सती प्रथा, जबरदस्ती औरतों को आग में जला देना, वो उसने बंद कराया। उसने दास प्रथा बंद कराई। दास प्रथा का मतलब क्या हुआ? जब कोई मुगल राजा आकर के किसी शासक, किसी सल्तनत को जीत लेता था तो उनकी बहुओं को, उनकी बेटियों को अपने हरम में डालता था, उनका बलात्कार करता था, उनके पतियों को अपना दास बना लेता था। यह पहली बार है कि इंक्लूसिव ग्रोथ लाके एक पॉपुलर लीडर बनने का प्रयास किया। और हमारे देश को भी ऐसे ही अच्छे, पावरफुल, शक्तिशाली लीडर चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। वो नहीं चाहिए जो जाति और धर्म पे लोगों को बांटे और काटे। इलेक्शन का समय, डिसीजन आपको लेना है कि कैसी सरकार अच्छी होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ऐसे कौन से लीडर्स हैं जो आपको लगता है, राजनीतिक लीडर जो हमारे देश को, सबको साथ में लेकर के डेवलपमेंट करें, ग्रोथ करें और नौटंकी नाटक ना करें।